इस कहानी के शुरुआत में हमें ग्लोबल आइस एज शुरू होने के कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें उधर एक आदमी को दिखाया जाता है जो फूके और तन के मारे उधर मरने ही वाला होता है। तभी दिखाया जाता है उस आदमी नजदीक से एक लड़का किसी तरफ आने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़का थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक जगह खड़े होके आगे की तरफ देखते हुए कहने लगता है शायद इस जगह को अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं गया है। तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़का जिस जगह में खड़ा हुआ होता है उसके नीचे बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं जो आइस में जम चुके होते हैं। तभी ये लड़का आगे बढ़ते हुए कहने लगता है इस जगह का आइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शायद मैं इधर सेफ हूँ। और ये कह के आगे बढ़ने लग जाता है मगर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही वो जगह कांपने लग जाती है जिसकी वजह से ये लड़का बहुत ही घबरा जाता है और अपने मन में कहने लगता है ये क्या कोई अर्थक्वेक है। तभी इस अर्थक्वेक की वजह से उधर बर्फ में क्रैक होने लग जाता है जिसकी वजह से ये लड़का नीचे गिरने लग जाता है जिसकी वजह से ये बंदा बहुत ही घबराने लग जाता है और कहने लगता है मैं ऐसे मरना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा सोचते हुए वो अपने आई चेक्स को निकाल के अपने आप को नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करता है मगर तभी ये बंदा नीचे आके एक बिल्डिंग के ऊपर गिरता है और इसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जब उधर से धूल हटता है तभी हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश होकर कहने लगता है लकीली मैं स्नो के ऊपर ही गिरा हूँ, आइस के ऊपर नहीं तो मैं इधर मारा जाता। और ये सारे बातें कहते हुए राहत भरी सांस लेता है मगर तभी अचानक से हमें व्हाइट स्किन नाम का एक मॉन्स्टर के जबड़े को दिखाया जाता है। तभी हमें उस मॉन्स्टर के खौफनाक आंखों को दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर हमारे हीरो के सामने होता है। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो पहले इस मॉन्स्टर को देख के उधर ही फ्रीज हो जाता है मगर जब ये मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है हमारा हीरो इस मॉन्स्टर से बचते हुए आगे भागने लग जाता है और कहने लगता है आज ही मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या इतना ही अनलकी हूँ। तभी हमें आइस के इन सारे नुकीले चीज़ों के ऊपर एक अजीब से क्रिएचर को दिखाया जाता है जो क्रिएचर इन सारे नुकीले चीज़ों को तोड़ देता है जिसकी वजह से ये सारे आइस के नुकीले खंबे आके इस व्हाइट स्किन मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उधर ये मॉन्स्टर मारा जाता है। तभी अचानक से वो जगह दोबारा से कांपने लग जाती है जिसकी वजह से ऊपर से बहुत सारा स्नो आके उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है और हमारा हीरो भी इन सारे स्नो से बचने के लिए आगे भागता है मगर तब भी हमारा हीरो इन सारे स्नो के अंदर दब जाता है। सिर्फ उसका हाथी बाहर निकला हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये अजीब सा क्रिएचर हमारे हीरो के पास चला आता है और हमारे हीरो के साथ कुछ करने लग जाता है जिसकी वजह से इस अजीब से चीज का सारा पावर हमारे हीरो के अंदर जाने लग जाता है जिसकी वजह से हमारा हीरो भी बहुत ही अजीब सा फील करता है। तभी हमें हमारे हीरो के आंखों को दिखाया जाता है जो लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो स्नो से बाहर निकल चुका होता है और हैरानी से कहने लगता है अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या मैं इधर कोई सपना देख रहा था। मगर छोड़ो इन बातों को, मैं बहुत ही समय से बाहर हूँ, मुझे जल्दी से इधर से जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस जगह से निकलते हुए हमारे हीरो को एक चॉकलेट का पैकेट मिलता है जिसको देख के हमारा हीरो थोड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो अच्छा ही है खाली हाथ जाने से। तभी हमें थोड़ी देर बाद हमारे हीरो को एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के नजदीक दिखाया जाता है जिधर हमारा हीरो एक ढक्कन खोल रहा होता है और वो हमें बताता है कि क्योंकि बर्फ की वजह से सारा सिटी जम चुका है इसलिए लोगों को अपने घर जाने के लिए सिर्फ इन सारे अंडरग्राउंड टनल का ही यूज करना पड़ता है। और तभी ये लड़का टनल के अंदर जाने के लिए एक रस्सी को फेंक देता है और उस टनल के अंदर आ जाता है जिधर हमें बहुत सारे बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है। तभी ये लड़का बताने लग जाता है जब ये डिजास्टर शुरू हुआ था बहुत सारे लोग बिल्डिंग में फंस गए थे और जब फिलहाल उन लोगों के पास खाने के लिए कोई भी सप्लाई नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वो आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। और इस ग्लोबल आइस एज में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कब कोई अपनी जिंदगी के लिए अपनी इंसानियत को खत्म कर दे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा हीरो एक कॉरिडोर में पहुंच चुका होता है और घबराते हुए पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है शायद वो लोग आज पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे जल्दी से मेरे घर के अंदर जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कोई बंदा हमारे हीरो को अपने
घर के अंदर जाते हुए दिख रहा होता है। तभी हमें दिखाई जाता है जब हमारा हीरो अपने घर के अंदर जाता है, वो हैरानी से अपने गर्लफ्रेंड को कहने लगता है, तुमने तो आज बहुत ही जल्दी दरवाजा खोल दिया है, तुम क्या मेरे लिए ही इंतजार कर रही थी। मगर दूसरी तरफ ये लड़की तेजी से जाके हमारे हीरो को गले लगा लेती है। तभी ये लड़का हैरानी से कहने लगता है, तुमने तो मेरे लिए बहुत ही जल्दी दरवाजा खोल दिया है। तभी ये लड़की कहने लगती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी से देखना चाहती थी। और थोड़ा गुस्सा करते हुए हमारे हीरो को कहने लगती है, तुम क्या मुझे जल्दी से देखना नहीं चाहते थे। और इस बात को सुन के ये लड़का बहुत ही शर्माने लग जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं भी यही चाहता था। तभी हमें दिखाई जाता है हमारा हीरो एक चॉकलेट को निकाल के इस लड़की को कहने लगता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। और हमारे हीरो का बात सुन के ये लड़की जब पलट के हीरो की तरफ देखती है, वो अजीब सा फेस करके कहने लगती है, ये क्या चीज़ है। मगर जब ये लड़की इस चॉकलेट को देख लेती है, वो बहुत ही एक्साइट हो जाती है और हमारे हीरो को हक करके उसके गाल में किस कर देती है और कहने लगती है, तुम सबसे अच्छे हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा हीरो अपने बाकी सारे सामानों को अंदर रखने के लिए जाने लग जाता है। मगर ये लड़की हमारे हीरो को कहने लगती है, तुम क्या इस चॉकलेट को सिर्फ एक ही लाए हो। तभी हमारा हीरो इस लड़की को कहने लगता है, हाँ तुमने सही कहा, मगर इस चॉकलेट को हासिल करने के लिए मैं मरने ही वाला था उन सारे मॉन्स्टरों के हाथों से, इसलिए तुम जल्दी करो, इसे खा लो। और जब ये बंदा ये सारा कुछ बोल के अंदर जाने लग जाता है, तभी ये लड़की हमारे हीरो को बहुत ही गुस्से से देखने लग जाती है। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो आग के सामने बैठे हुए कहने लगता है, बहुत ही समय हो गया है जब से मैंने कोई भी अच्छे खाने को नहीं खाया है। मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे क्यों कोई अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चला तो मेरे साथ क्या होगा। और एक बीज के पोटली के बारे में सोचते हुए अपने मन में सोचने लगता है, हमने जो सारे बीज को बोए थे शायद हमें आज उसे खाना होगा। मगर उन सारे बोए हुए बीज को देखते हुए हमारा हीरो कहने लगता है, इन सारे बीज का हालत भी इतना अच्छा नहीं है। अगर हम आज इन सारे बीजों को खा लेते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए कोई भी होप नहीं बचेगा। तभी हमारा हीरो कहने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे इंसान इंसानियत को भी भूल जाएंगे। और ये सारा कुछ बोलने के बाद हमारा हीरो अपने बैग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और अपने बैग से बहुत सारे मॉन्स्टर के मीट को निकालते हुए कहने लगता है, अगर इन सारे मॉन्स्टर के मीट के अंदर पॉइजन नहीं होते तो सारे इंसान इन सारे मीट को खा के ही अपने भूख को मिटा सकते थे। तभी हमें दिखाई जाता है हमारा हीरो इन सारे मॉन्स्टर के मीट को जलाने लग जाता है और कहने लगता है, मॉन्स्टर के मीट जलाने की वजह से तो ये आग बहुत ही बढ़ चुकी है। ये अच्छा है कि मॉन्स्टर का ये फैट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्यूल की तरह काम करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सारे इंसान बहुत ही पहले ही बर्फ में जम चुके होते थे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब हमारा हीरो घड़ी की तरफ देखता है, वो बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, आज तो वैलेंटाइन डे है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहने लगता है, जाओमिंग आई एम सॉरी, मैं आज के बारे में तो भूल ही गया था। मगर जब हमारा हीरो जाओमिंग को उधर नहीं पाता है तो वो अपने मन में सोचने लगता है, जाओमिंग किधर चली गई। तभी हमें दिखाया जाता है कोई बाहर से दरवाजे को खटखटाने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो सोचता है कि शायद जाओमिंग ही बाहर गई होगी, मगर वो इस समय बाहर क्यों गई है। और ऐसा सोचते हुए दरवाजा को खोल देता है, कोई एक मेटल बेसबॉल स्टिक की मदद से हमारे हीरो के मुंह पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जिसने हमारे हीरो को इस तरीके से मारा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बंदा कहने लगता है, ये सरप्राइज कैसा लगा ब्रदर मू। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है इस बंदे के साथ जाओमिंग भी होती है और तभी जाओमिंग को इस बंदे के साथ देख के हमारा हीरो कहने लगता है, जाओमिंग तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम इस आदमी को फॉलो क्यों कर रही हो। तब जाओमिंग गुस्से से कहने लगती है, तुम अभी भी ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम क्या सोचते हो सिर्फ एक चॉकलेट की मदद से तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती हूँ तुम मुझसे खाना छुपा रहे थे। और इस बात को सुन के हमारा हीरो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी ये लड़की दोबारा से कहने लगती है, तुम इतने बड़े बैग में हमेशा क्या लाते थे,
तुम क्या इतने बड़े बैग में हवा लेके आते थे इधर? तुम कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी झूठ बोल सकते हो? तुम क्या इंसान भी हो? तभी ये लू दाओलोंग नाम का बंदा हमारे एमसी के पास आते हुए कहने लगता है, ब्रदर मू, एक मर्द के रूप में मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मगर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। और हमारे हीरो को धमकाते हुए कहने लगता है, इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में कोई सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, इधर सिर्फ जंगल का राज ही चलता है। क्या तुम्हें समझ आया? और तुम जो अपने औरत का ही सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो तुम कैसे सोच सकते हो वो औरत हमेशा तुम्हें ही फॉलो करेगी? तभी लू दालोंग अपने गोल्फ स्टिक को जमीन में मारते हुए कहने लगता है, इस दुनिया में कमजोर के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या वो लोग ताकतवर के गुलाम बन जाए या वो ताकतवर के हाथों मारे जाए, और इसलिए तुम अपने सारे खाने को मुझे दे दो। तभी दिखाया जाता है वो कहने लगता है, मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है। इस बात को सुन के लू दालोंग कहने लगता है, तुम इधर जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? और ये कह के मुंह के ऊपर अपने गोल्फ स्टिक की मदद से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मुंह का एक पैर टूट जाता है। तभी दोबारा से वो अपने गोल्फ स्टिक की मदद से मुंह पे अटैक करता है, जिसकी वजह से मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस बार मुंह के हाथ पे अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से मुंह का एक हाथ टूट जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लू दालोंग और उसके सारे लोग मिलके मुंह को बेरहमी से पीटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कमरे पे चारों तरफ खून गिरने लग जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है मुंह अधमरा होके पड़ा हुआ होता, और उसी समय एक बंदा आके लू दालोंग को कहने लगता है, बॉस, हमने सारे घर को ढूंढ लिया है, इधर हमें कोई भी खाने का चीज नहीं मिला है। इस बात को सुन के लू दालोंग हमारे हीरो मुंह के पास आता है और उस आदमी को कहने लगता है, कमजोर भी हमारे लिए खाना ही है। और ये कहते हुए उस आदमी को कहने लगता है, जल्दी से मेरे लिए एक नाइफ लेके आओ। तभी हमें दिखाया जाता है ये सारा कुछ हमारा हीरो मुंह अपनी आंखों से देख रहा होता है और सुन भी रहा होता है, और हमारा हीरो मुंह अपनी आखिरी समय में यही देख पाता है कि लू दालोंग एक साइको की तरह हंस रहा होता है अपने हाथ पे एक नाइफ को लेते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो उधर ही मारा जाता है, मगर तभी अचानक हमें हमारी हीरो की आवाज सुनाई देती है, जो कहने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं तो हैप्पीली जिंदा रहना चाहता था, अगर मुझे दोबारा से मौका मिलेगा तो मैं जरूर अच्छे से रहूंगा और दोबारा से ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के बॉडी से वही अजीब सी एनर्जी निकलने लग जाती है, जिसको वो अजीब से क्रिएशन ने हमारे हीरो के अंदर डाला होता है। तभी आखिरी में हमारा हीरो कहने लगता है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी हमें थोड़ी देर बाद एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जिधर एक बंदा सो रहा होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है ये बंदा और कोई नहीं, हमारा हीरो मुही होता है, जो बहुत ही गुस्से से अपने टेबल पे मारते हुए लू दालोंग का नाम चिल्लाने लग जाता है। मगर तभी मुंह जब आसपास देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, इधर क्या चल रहा है, मैं तो ऑलरेडी मर चुका था। तभी हमें बताया जाता है हमारा हीरो मुंह ग्लोबल आइस एज शुरू होने के 28 आवर पहले रिकॉर्डेड हो चुका है। तभी ऑथर हमें बताता है कि इस सिटी में सारे लोग अपने रेगुलर काम को ही कर रहे होते हैं, किसी जगह प्रोटेस्ट चल रहा होता है और किसी जगह कोई लोग अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए पार्टी कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई लोग अपने दिल को कंप्लीट कर रहे होते हैं। और ये पूरा सिटी नहीं जानता है कि उन लोगों के साथ और इस दुनिया के साथ आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, जो हमारा हीरो मुंह होता है। तभी हमें हमारे हीरो मुंह को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस से बाहर आ चुका होता है। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो आसमान की तरफ देख रहा होता है, और आसमान में बहुत सारा ऑरोरा लाइट अपीयर हो चुके होते हैं, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो आसमान को देख के कहने लगता है, ऑरोरा लाइट तो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, ये तो आइस स्टार्ट होने का एक सिग्नल है। और उसी समय हमारे हीरो के फोन में एक कॉल आता है, जिसको सुनते हुए हमारा हीरो सोचने लगता है, इस समय तो एक ही लड़की मुझे फोन कर सकती है। और जब वो देखता है उसे और किसी ने नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड जाओमिंग ने ही कॉल किया होता है। तभी मुझे याद आता है जैसे जाओमिंग ने उसे धोखा देके लू दालोंग के साथ मिलके उसे मार डाला था, और उसे याद आने लग जाता है जाओमिंग ने आखिरी मौके में उसे क्या क्या कहा था। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, मैं पहले इस लड़की के खूबसूरती में अंधा हो गया था, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ करने के बाद मैं अभी सारा कुछ इधर खत्म कर दूंगा। और ये सोचते हुए जाओमिंग के कॉल को रिसीव कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है जाओमिंग मुंह को कहने लगती है, बेबी तुम आज भी क्या ओवरनाइट करने वाले हो, और क्या तुमने आसमान में ऑरोरा लाइट को देखा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। तभी मुंह जाओमिंग के इन सारे बातों का कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी हमें दिखाया जाता है
जियामिंग मुंह को दोबारा से कहने लगती है, वैसे क्या बेबी तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट खत्म हो चुका है। मगर मुंह एक सिग्मा मेल बनते हुए डायरेक्ट कह देता है, लेट्स ब्रेकअप और दोबारा से मुझे कॉल करना मत। इस बात को सुन के जियामिंग बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है, क्या बेबी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी दिखाई जाता है उधर ही मुंह इस फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और साथ ही साथ जियामिंग के कॉन्टेक्ट को भी डिलीट कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, किस्मत ने मुझे दोबारा से मौका दिया है, इस बार मैं किसी भी औरत को मुझे हार्म करने नहीं दूंगा। तभी हमें 12 बजने से थोड़े समय पहले ब्रुकलिन सिटी के स्ट्रीट में हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो सोचते हुए कहने लगता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में ग्लोबलाइज एज शुरू होने के एक दिन बाद ही सारा दुनिया बर्फ में जम गई थी और जब सारे लोगों को टेम्परेचर गिरने के बारे में पता चल जाएगा तब इस दुनिया में बहुत ही हड़बड़ी मच जाएगी। इसलिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही कम समय बच गया है। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ही बच गया है और इस 1 घंटे में ही मुझे नेसेसरी सप्लाई के साथ साथ इस एनवायरनमेंट मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सामानों को भी लेना होगा, जैसे मुझे एक गन को लेना होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मुंह को इतनी आधी रात को रास्ते में घूमते हुए देख के उसके पास एक पुलिस कार आके रुकती है। तभी हमें दिखाया जाता है, ये जूनियर पुलिस अपने इस कैप्टन को कहने लगता है, कैप्टन मुझे ऐसा फील हो रहा है ये बंदा एक सस्पेक्ट है, क्योंकि ये बंदा क्यों आधी रात को इस तरीके से रास्ते में घूम रहा है। तभी उसका कैप्टन भी इस बात पे एग्री होते कहने लगता है, तुम सही बोल रहे हो, मगर तुम देखो मैं आज इस सस्पेक्ट के साथ कैसे डील करता हूँ। तभी दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर हमारे हीरो के पीछे पहुंच जाता है और हमारे हीरो को रोकने को कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर अपने गन को हमारे हीरो की तरफ एम करते हुए हमारे हीरो को अपने दोनों हाथों को उठाने को कहता है। दूसरी तरफ ये जूनियर पुलिस स्टेशन में कॉल करते हुए कहने लगता है, हमने इधर एक चोर को ढूंढ लिया है। तभी इन दोनों पुलिस को ऐसे करते हुए देख के हमारा हीरो अपने मन में सोचने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा होना था, हाल ही में इस जगह में बहुत सारी चोरियां हो चुकी है, शायद इसलिए ही ये दोनों पुलिस मुझे चोर समझ रहे हैं। तभी हमें इस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो को कहने लगता है, तुम्हारे हाथ में क्या। तभी मुंह इस इंस्पेक्टर को कहने लगता है, मेरे हाथ में तो मेरा फोन ही है। मगर वो अपने मन में सोचने लगता है, डैम इट मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, मगर शायद ये लोग मेरे बैग के सामानों को देख के मुझे शायद इधर से जाने देंगे। तभी दोबारा से हमें इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने जूनियर को कहने लगता है, जूनियर हम इधर इस सस्पेक्ट के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया जाता है ये जूनियर पुलिस बहुत ही घबरा के हमारे हीरो मुंह को कहने लगता है, तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, सारा कुछ बाहर निकालो। और तभी हमें दिखाया जाता है मुंह हंसते हुए अपने बैग को उतारते हुए कहने लगता है, इधर तो मेरे ऑफिस का सामान है। और तभी हमें दिखाया जाता है जब वो अपने बैग के चेन को खोल के अपने सामानों को निकाल रहा होता है, तभी इस जूनियर पुलिस बहुत ही घबरा के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है, इधर तो हथियार है। और ऐसा कहने के बाद ये जूनियर पुलिस अपने गन की मदद से हमारे हीरो के ऊपर फायर कर देता है और अपनी तरफ ऐसे गोली को आते हुए देख के हमारा हीरो बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है, ये तो बहुत ही बुरा है, मुझे तो दूसरा मौका मिला था, मगर क्या ये दूसरा मौका अभी खत्म होने वाला है, मगर नहीं मुझे जिंदा रहना होगा। और इतना सोचने के बाद ही दोबारा से हमारे हीरो के बॉडी में वो अजीब सी एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो का आइज भी लाइट ब्लू हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है इस एनर्जी की वजह से हमारे हीरो को सारा कुछ बहुत ही स्लो मोशन में दिख रहा होता है, जिसको देख के वो अपने मन में सोचने लगता है, इधर क्या हो रहा है, मैं तो सारा कुछ बहुत ही स्लो मोशन में देख पा रहा हूँ, मैं तो इधर बुलेट को भी आते हुए देख पा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो बहुत ही आसानी से इस बुलेट को डॉज कर लेता है, मगर वो खुद ही बिलीव नहीं कर पाता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या मैंने रियली में इस बुलेट को डॉज कर लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है ये जूनियर पुलिस दोबारा से हमारे हीरो पे फायर कर देता है, जिसको देख के हमारा हीरो बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है और कहने लगता है, बेवकूफ कहीं के, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और बहुत ही तेजी से जाके इस जूनियर पुलिस को एक जोरदार पंच मार देता है और इस पंच की वजह से ये बंदा के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और ये बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है, जिसको देख के ये इंस्पेक्टर बहुत ही हैरान हो जाता है और डर के मारे पीछे पलटते हुए देखता है और देख के और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही बुरी हालत में उधर गिरा हुआ होता है और डर के मारे उधर ही गिर जाता है और घबराते हुए हमारे हीरो मुंह को कहने लगता है, इधर क्या हो रहा है,
तुम कौन हो? तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो मुंह अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा होता है और इस इंस्पेक्टर के पास पहुंचते हुए कहने लगता है, मैं भी नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में कॉल करते हुए कहने लगता है सस्पेक्ट भाग चुका है और वो हमारे गन को भी लेके भाग चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर आगे देखने लग जाता है। हमारा हीरो बहुत तेजी से भाग रहा होता है और इंस्पेक्टर कहने लगता है आज तो मैंने बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देख लिया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो फ्लैश की तरफ भागने लग जाता है और उसकी तरह ही आफ्टर इफेक्ट भी क्रिएट करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो अपने घर में पहुंच चुका होता है और तेजी से जाके एक जगह में बैठ जाता है। तभी हमारा हीरो अपने मन में सोचने लगता है अभी जो मेरे साथ हुआ है ये क्या कोई सपना था या ये सारा कुछ मेरे साथ रियली में ही हुआ था। इन सारी बातों के बारे में सोचते हुए बहुत ही परेशान होने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है हमारा हीरो मुंह अपने हाथ पे एक गन को लेते हुए सोचने लगता है कि मैं वो दोबारा से करके देखूं और उस गन की मदद से अपने सामने फायर कर देता है और बहुत ही तेजी से जाके उस बुलेट के सामने पहुंच जाता है और उस बुलेट को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और बहुत ही खुश होने लगता है मैंने इस बुलेट को पकड़ लिया करके। तभी हमारा हीरो मुंह अपने हाथ पे उस बुलेट को पकड़ते हुए सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था मुझे सुपर पावर मिल चुका है। और उसी समय मुंह नोटिस करता है उसके कपड़ों पे और उसके बॉडी में कुछ बर्फ जम चुका होता है जिसको देख के वो हैरान होता है और कहने लगता है ये सारे बर्फ मेरे बॉडी के ऊपर कैसे आया, ये क्या मेरी एबिलिटी हाई स्पीड मूवमेंट की वजह से हुआ है जैसे कि एक सुपर एयरप्लेन का होता है, शायद मेरा एबिलिटी स्पीड से रिलेटेड है। और हंसते हुए अपने मन में सोचने लगता है हालांकि ये एबिलिटी इतना भी खास नहीं है मगर मेरे पास आने वाले ग्लोबल आइस एज के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है और इस एबिलिटी की मदद से दूसरे लोगों से हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है मुंह के घर के दरवाजे में कोई नॉक नॉक करने लग जाता है जिसको सुन के मुंह हैरानी से अपने मन में सोचने लगता है इतनी रात को कौन आया और जब वो अपने दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि उधर और कोई नहीं, मुंह की लैंडलेडी आई होती है तो मुंह को कहने लगती है मुंह मैंने तो तुम्हारे कमरे से एक गन फायर की आवाज सुनी है, तुम इधर क्या कर रहे थे। तभी मुंह हंसते हुए कहने लगता है शायद वो साउंड टीवी से आया होगा क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल टूट चुका है और इतनी रात को आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। तभी लैंडलेडी कहने लगती है तुम्हें क्या पता है पास के ही एक सुपरमार्केट में हाल ही में ही रॉबरी हुई है इसलिए इस जगह की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए तुम संभाल के रहना। और ये कह के अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी मुंह लैंडलेडी को कहने लगता है मेरे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ लैंडलेडी कहने लगती है तुम्हारे जैसे यंग बच्चे को अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए और मुंह तुम थोड़ा ओवरटाइम करना बंद कर दो और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दो। और अपने दरवाजे को बंद करके अंदर चली जाती है। तभी दिखाई जाता है मुंह अपने मन में सोचने लगता है अब मुझे दोबारा से सोचना होगा मुझे कैसे सप्लाई को इकट्ठा करना है। हाँ मुझे याद आया लैंडलेडी ने तो कहा था पास ही में एक सुपरमार्केट है और उधर तो मुझे सारे चीज मिल जाएगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में वही सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में एमसी बोल रहा होता है। तभी हमें उस सुपरमार्केट के अंदर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से बहुत सारे सामानों को लेके उधर से चला आता है जिसकी वजह से कैश काउंटर में बहुत सारा रिसीप्ट जनरेट होने लग जाता है जिसको देख के ये लड़की बहुत ही घबरा जाती है और हैरानी से कहने लगती है क्या किसी ने अभी इतने सारे चीज़ों को खरीदा है और बहुत ही हैरान होने लगती है। जब वो लड़की उस रिसिप्ट के पीछे देखती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि हमारे एमसी ने इस लड़की के लिए एक मैसेज लिखा होता है जिधर लिखा हुआ होता है मुझे माफ़ कर देना और तुम घबराना मत और तुम जल्दी से घर चले जाओ और अपने आप को सेफ रखना। मगर इस मैसेज को पढ़ के ये लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है ये तो बहुत ही अजीब मैसेज है। तभी हमें दिखाया जाता है इस सुपरमार्केट में दो गुंडे आ जाते हैं जिसको देख के ये लड़की घबराने लगती है और कहने लगती है इधर तो ऑलरेडी ही रॉबरी हो चुका है और तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है ये ग्रीन हेयर वाला बंदा अपने गन को लेते हुए इस लड़की के ऊपर पॉइंट कर देता है जिसकी वजह से ये लड़की कहने लगती है हाल ही में मैं तो बहुत ही अनलकी हो चुकी हूँ। तभी दिखाया जाता है ये बंदा कहने लगता है तुम अपने सारे पैसे को मुझे दे दो
नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये जगह धीरे धीरे से ठंडा होने लग जाता है, जिसकी वजह से इस बंदे का गन भी फ्रीज होने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस सुपरमार्केट के गेट से कोई अजीब सा चीज अंदर आने लग जाता है, जिसको देख के ये हेयर वाला बंदा अपने दोस्त को कहने लगता है तुम दरवाजे की तरफ देख। तब ये बंदा दरवाजे की तरफ देखता है, बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उधर आइस मॉन्स्टर होता है, जिसको देख के ये बंदा घबराते हुए कहने लगता है डैम इट, ये क्या चीज है। तभी ये रेड हेयर वाला बंदा बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने लग जाता है, मगर इतना फायर करने के बाद भी इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ग्रीन हेयर वाला बंदा फायर करते हुए कहने लगता है ये मॉन्स्टर क्या इनविंसिबल है, जो इतना फायर करने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी ये मॉन्स्टर अपने हाथ को लंबा करते हुए इस बंदे को गले से पकड़ लेता है और कुछ अजीब से लैंग्वेज में चिल्लाने लग जाता है। तभी ये मॉन्स्टर बहुत ही बेरहमी से इस बंदे के सिर के स्किन को उखाड़ फेंक देता है। तभी मैं दूसरी तरफ इस लड़की को दिखाया जाता है जो ये सारा कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। तभी दोबारा से इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इस बंदे को खा रहा होता है और ये सारा लाइव स्ट्रीम दो सिक्योरिटी गार्ड देख रहे होते हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है आजकल के बच्चे कैसे कैसे वीडियो देखते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं ये कोई रियल वीडियो नहीं है। वो लोग सोचते हैं ये कोई मूवी का एक सीन है। मगर तभी अचानक से ये ब्रॉडकास्ट इधर ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों पुलिस बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या हुआ, अचानक से ये ब्रॉडकास्ट क्यों बंद हो गया है। मगर तभी अचानक से उनके फोन में एक मैसेज आता है जो उन लोगों को बताता है कि अटेंशन एवरी सिटीजन, ये मैसेज आपको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक की तरफ से दिया गया है। हमारा सिटी फिलहाल बहुत सारे कोल्ड वेव का एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा सिटी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो रहा है। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को अनुरोध है कि आप लोग अपने घर पे ही रहिए और अपने आप को गर्म रखिए और बाहर मत निकलिए। तभी दिखाई जाता है ये मोटा वाला सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है ये मौसम क्या बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक को सामने आना पड़ा। तभी दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है आजकल मौसम बहुत ही खराब चल रहा है, शायद इसकी वजह से ही वो लोग ये सारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तभी हमें एक मिस्टीरियस सी लड़की को दिखाया जाता है जो इस अनाउंसमेंट को सुन रही होती है और हमारे मुंह को भी दिखाया जाता है जो अपने घर को इस मौसम को झेलने के लिए अपग्रेड कर रहा होता है। तभी हमें लू दालोंग और उसके लोगों को दिखाया जाता है जो एक बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। तभी लू दालोंग अपने लोगों को कहने लगता है वो कैसा है, उसने क्या कुछ बोला है। तभी इस लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही मार खाने के बाद डरते हुए कहने लगता है कुछ भी नहीं जानता हूँ। मगर दूसरी तरफ लू दालोंग अपने फोन को निकाल के कहने लगता है तुम क्या कुछ भी नहीं जानते हो, और अपने फोन को दिखाता है और कहने लगता है ये क्या है। तभी दिखाया जाता है लू दालोंग का एक बंदा उस लड़के को कहने लगता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे बॉस की डॉटर को ड्रग्स खिला के उसे ब्लैकमेल करने की। इन सारे बातों को सुन के ये लड़का बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है उस समय मैं कुछ भी नहीं जानता था। अभी दिखाया जाता है लू दालोंग उस बंदे के सामने एक नाइफ को लेके आ जाता है और कहने लगता है तुम जैसा बंदा जो हमेशा सोचता है वो लोग ये सारा कुछ करके बच जाएंगे, उन लोगों के साथ क्या हालत होता है क्या तुम जानते हो। और ये कहते हुए उसके हाथ को खींच लेता है और अपने नाइफ की मदद उसके हाथ के एक उंगली को काट देता है। तभी हमें दिखाई जाता है लू दालोंग इस बंदे के उंगली को एक जगह में रखता है और अपने बाकी सारे उंगली के कलेक्शन को एक साथ गिनने लग जाता है। तभी ये बंदा लूदा को पूछने लगता है ब्रदर लू हम इस बंदे को अब क्या करने वाले हैं। तभी लूदा कहने लगता है इस बिल्डिंग में तो एक बॉयलर चेम्बर है ना, इस जैसे बंदे को उसके अंदर ही डाल देना चाहिए। तभी ये दोनों बंदे मिलके उस बंदे को बोरी में बांध के इस बॉयलर में फेंक देते हैं। तभी ये पीछे वाला बंदा इस बॉयलर के ढक्कन को मारते हुए कहने लगता है ये बॉयलर तो बहुत ही पुराना है, इस बॉडी को फेंकने के बाद क्या ये बॉयलर एक्सप्लोड नहीं हो जाएगा। तभी ये दूसरा बंदा कहने लगता है तुम ऐसी नॉनसेंस बातें करना बंद करो, ब्रदर लू हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी करो। मगर उसी समय उस बॉयलर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से ये बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी ये बंदा इस बंदे को कहने लगता है तुम क्या ठीक हो। मगर दूसरी तरफ ये बंदा बहुत ही हैरानी से बॉयलर की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो मुंह को दिखाया जाता है जो लगभग अपने रूम को अपग्रेड कर चुका होता है, जो अपने मन में सोचने लगता है जितना मेरे पास सर्वाइवल के लिए चीजें हैं उसकी मदद से मैं बहुत समय तक इधर रह सकता हूँ, मगर तब भी ये सारा कुछ मेरे लिए काफी नहीं होगा। और मेरा प्लान एक ऐसा रूम बनाने का है जो बहुत ही परफेक्ट हो सर्वाइवल के लिए, जिधर किसी चीज की कमी नहीं होगी। और अपने फोन में टाइम को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है ग्लोबलाइजेशन शुरू हुए
1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। मगर तभी कोई मुंह के दरवाजे को खटखटाने लग जाता है, जिसको सुन के मुंह अपने मन में सोचने लगता है इस समय कौन आया होगा। और जब वो अपने दरवाजे को खोलता है, वो देखता है ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड मुंह से मिलने के लिए आए होते हैं। तभी ये मोटा बंदा कहने लगता है, मिस्टर मुंह, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और इन दोनों को देख के मुंह अपने मन में सोचने लगता है ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड इस समय मेरे पास क्यों आए हैं। तभी मुंह इस मोटे बंदे को कहने लगता है, ओल जाओ, आप इधर क्या कर रहे हैं। तभी ओल जाओ मुंह को कहने लगता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिया है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ही गिरने वाला है, मगर हमारे बिल्डिंग का जो हीटर है वो टूट चुका है। जिसको सुन के मुंह भी हैरान हो जाता है। तभी मुंह इन सारे बातों को सुन के अपने मन में सोचने लगता है ये तो पहले भी तो हो चुका है, और उस समय तो ये सही समय में रिपेयर भी नहीं हो पाया था। मगर इस बार किसी भी हालत में मुझे इस चीज़ को जल्दी से ठीक करना होगा। तभी इन चीज़ों को सोचने के बाद मुंह इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को कहने लगता है, क्या आप दोनों मुझे भी उस जगह को दिखाने के लिए ले जा सकते हैं, शायद मैं उस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। इस बात को सुन के ओल जाओ मुंह को कहने लगता है, ये तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। मगर जब मुंह बॉयलर रूम की तरफ सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, तभी मिस्टर जाओ मुंह को कहने लगते हैं, मुंह आप किधर जा रहे हैं। तभी मुंह कहने लगता है, बॉइलिंग रूम क्या ऊपर की तरफ नहीं है। तभी मिस्टर जाओ मुंह को कहने लगता है, इस अपार्टमेंट का बॉइलिंग रूम बेसमेंट में है, इसलिए हमें नीचे जाना होगा। मगर तभी मुंह याद करता है कि इस अपार्टमेंट का बॉइलिंग रूम इलीगल है, इसलिए शायद ये बेसमेंट में होगा। मगर मेरी लैंडलॉर्ड ने तो कहा था इसका बॉइलिंग रूम ऊपर है, क्या मैं कुछ गलत याद कर रहा हूँ। तभी थोड़ी देर बाद ये तीनों बेसमेंट में आ जाते हैं, जिधर आके मिस्टर चाओ कहने लगते हैं, ये जगह तो बहुत ही ठंडा है, और चारों तरफ देखने लग जाते हैं। तभी मिस्टर चाओ मुंह को कहने लगते हैं, मेरी थोड़ी मदद करो इस ढक्कन को खोलने में। और जब मुंह इस बॉयलर के ढक्कन को खोलता है, वो कहने लगता है इधर तो सब सही है। मगर जो वो चारों तरफ देखता है, उसे उस बॉयलर के ढक्कन में कुछ ब्लू कलर का लिक्विड मिलता है, जिसको देख के वो मन में सोचने लगता है ये क्या चीज है। तभी हमें दूसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है, जो मुझको ऐसे देखते हुए कहने लगता है, क्या इधर कोई प्रॉब्लम है। मगर तभी अचानक से उस बंदे के पीछे से 2 मॉन्स्टर के हाथ आ जाते हैं, और वो दोनों हाथ मिलके उस बंदे को उधर ही मार देते हैं। और तभी ये मॉन्स्टर कुछ अजीब सा साउंड निकाल के इस बंदे को खा भी जाता है। तभी इस मॉन्स्टर को देख के मुंह हैरानी से सोचने लगता है, ये तो व्हाइट स्किन है, ये इधर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ ओल जाओ इस मॉन्स्टर को देख के बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं, और कहने लगते हैं ये क्या चीज़ है। तभी दिखाई जाता है ये मॉन्स्टर जब ओल जाओ की तरफ आता है, ओल जाओ डर के मारे उधर ही फ्रीज हो जाते हैं, और इस चीज़ को देख के मुंह भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और अपने पावर का यूज़ करके बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है, और ओल जाओ को इस व्हाइट स्किन मॉन्स्टर के अटैक से बाल बाल बचा के आगे ले आता है। तभी वो आगे भागते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ये तो बहुत ही क्लोज था, मैंने तो बाल बाल ओल जाओ को बचा लिया है, नहीं तो वो मारे जाते। तभी थोड़ा आगे भागने के बाद मुंह को बेसमेंट का गेट ओपन दिखता है, जिसको देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है, और अपने मन में सोचने लगता है जब तक मैं और तेजी से भागूंगा तो मैं बहुत ही आसानी से इधर से भाग सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है ये व्हाइट स्किन मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से हमारे हीरो का पीछा करने लग जाता है, और इसको देखते हुए हमारा हीरो बहुत ही हैरान हो जाता है, और अपने मन में सोचने लगता है मगर कैसे ये मॉन्स्टर मेरा इतनी तेजी से पीछा कर रहा है, और साथ ही साथ मेरे स्पीड को भी मैच कर रहा है, और क्या ओल जाओ को उठा के रखने की वजह से मेरा स्पीड इतना ही घट चुका है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर मेरा आसानी से पीछा कर रहा है। और इन सारे बातों को सोचने के बाद मुंह बहुत ही तेजी से ओल जाओ को लेके आगे बढ़ने लग जाता है, और जब वो दरवाजे के बहुत ही नजदीक पहुंच जाता है, और तब वो ओल जाओ को तेजी से उस दरवाजे की तरफ फेंक देता है, जिसको देख के ओल जाओ भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मगर इस चीज की वजह से हमारा हीरो मुंह इस मॉन्स्टर के अटैक से बाल बाल बच जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में मुंह को दिखाई जाता है, जो व्हाइट स्किन मॉन्स्टर के सामने ही खड़ा हुआ होता है, जो अपने मन में सोचने लगता है शायद ये सारा कुछ ओल जाओ की वजह से ही हुआ है, मगर ऐसा क्यों हुआ, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, जब मैं ओल जाओ को लेके आगे भाग रहा था, तब ये व्हाइट स्किन मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से मेरा पीछा कर रहा था, मगर जब मैंने ओल जाओ को फेंक दिया, तब ये मॉन्स्टर बहुत ही मुश्किल से मेरा पीछा कर पा रहा है, और तब से ही मेरा स्पीड भी बहुत ही बढ़ चुका है। और क्या ये हो सकता है मेरा ये सारा एबिलिटी का पावर कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है,
तभी हमें दिखाया जाता है ये व्हाइट स्किन मॉन्स्टर हमारे हीरो मुंह के ऊपर अटैक कर देता है, मगर मुंह बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचने लगता है मगर मैं कन्फर्म हूँ कि ये सारा कंडीशन व्हाइट स्किन मॉन्स्टर के साथ रिलेटेड नहीं है। और ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ जब मैंने ओलजाओ को फेंक दिया था। और मुझे याद है जब मैंने ओलजाओ को फेंक दिया था, ओलजाओ के चारों तरफ एक अजीब सा एनर्जी था, जैसा कि जब मैंने पहले बार अपने इस एबिलिटी को एवेक किया था उस तरीके का एनर्जी ओलजाओ के चारों तरफ था। और क्या इन सारे चीज़ों के बीच कोई कनेक्शन है? मगर तभी अचानक से मुझको इन सारे बातों में कुछ समझ आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है ये क्या ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मुंह अपने मन में सोचने लगता है मेरे प्रीवियस लाइफ में जब इंसान व्हाइट स्किन मॉन्स्टर के सामने आ जाता था इंसानों का सर्वाइवल 0% हो जाता था और इन सारे मॉन्स्टर से कोई भी बच नहीं पाता था। इसलिए मैं भी जब इन सारे मॉन्स्टर को देखता था मैं उसी समय ही उधर से भाग जाता था। मगर फिलहाल समय बदल चुका है और ये सोचते हुए जमीन से एक पत्थर को उठाता है और दोबारा से कहने लगता है अगर मैं करेक्ट हूँ तो इस बार शिकारी भी बन सकता है। और ये कहते हुए उस पत्थर को अपने एनर्जी से इन्फ्यूज करने लग जाता है और तभी उस पत्थर को इस मॉन्स्टर की तरफ एम करते हुए बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उधर ही तबाह हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस पावर को देख के मुंह अपने मन में सोचने लगता है मैं सही था और अपने मन में सोचने लगता है मेरा ये एबिलिटी उन सारे चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है जिसके अंदर एनर्जी होता है और जब तक किसी चीज़ के अंदर एनर्जी होगा मैं उन सारे चीज़ों को बहुत ही आसानी से अपनी एबिलिटी की मदद से यूज कर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत ही एनर्जी यूज करने की वजह से हमारे हीरो मुंह के आँख नाक कान से ब्लू कलर का ब्लड निकलने लग जाता है, जिसको देख के हमारा हीरो भी हैरान हो जाता है और उस ब्लड को अपने हाथ पे लेते हुए कहने लगता है ये तो ब्लू कलर का है मगर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से हमारा हीरो बहुत सारा ब्लू कलर के ब्लड का उल्टी करने लग जाता है और इसकी वजह से हमारा हीरो उधर ही गिर जाता है और धीरे धीरे उधर बेहोश होने लग जाता है और वो उधर बहुत ही कूल महसूस करता है। तभी वो देखता है उसे बचाने के लिए ओलजाओ आ जाते हैं और ओलजाओ उसे आके कहने लगते हैं मिस्टर मुंह आप क्या ठीक है, आप सोना मत, हम आपको बचा लेंगे। तभी हमें थोड़े समय बाद दिखाया जाता है मुंह अपने होश में आने लग जाता है और अपने आंखों को धीरे धीरे खोने लग जाता है, जिधर वो देखता है ओलजाओ इस लड़की के साथ बातें कर रहा होता है, जिधर ओलजाओ कहने लगता है बाहर का हालत कैसा है। तभी ये लड़की कहने लगती है बाहर बहुत सारा हवा चल रहा है जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उधर एक बंदा आके ओलजाओ को कहने लगता है हमारे बिल्डिंग का जो मेन गेट है वो जमने लगा है, अब हम क्या करें। तभी इस बात को सुन के ओलजाओ चिल्लाते हुए उस बंदे को कहने लगता है जल्दी से जाओ उस डोर को ब्लॉक करने के लिए कुछ सामान को उधर रखो, नहीं तो हवा की वजह से हम सारे लोग इधर जम जाएंगे। दूसरी तरफ ये लड़की हमारे मुंह की तरफ देखते हुए कहने लगती है इसे देखने से लगता है इसे किसी ने पॉइजन दिया है। ओलजाओ बेसमेंट में असलियत में क्या हुआ था। तभी थोड़े समय बाद दिखाया जाता है ओलजाओ मुंह के सामने चिल्ला रहा होता है आप ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझे बचाया है, तुम ऐसे हमेशा के लिए सो नहीं सकते हो, तुम्हें जागना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है ओलजाओ को ऐसे करते हुए देख के मुंह की लैंडर उधर आ जाती है और कहने लगती है ये अब सो रहा है, तुम ऐसे इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है उधर लू दालोंग इस डॉक्टर लेडी के साथ मिलने के लिए आया होता है। तभी हमें थोड़े समय बाद दिखाया जाता है मुंह अपने आंखें को खोलता है जिधर उसका कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, जिधर मिस्टर चाओ कहने लगते हैं ये क्या ठीक है। दूसरी तरफ ये डॉक्टर लेडी कहने लगती है मिस्टर चाओ ऑपरेशन फिलहाल ख़त्म हो चुका है इसलिए आप बाहर जा सकते हैं। और मिस्टर चाओ के बाहर जाने के बाद ये डॉक्टर लेडी मुंह की तरफ देखते हुए कहने लगती है इसका बॉडी टेम्परेचर इतना कम हो चुका है तब भी ये बंदा जिंदा है, ये क्या कोई मॉन्स्टर है। तभी हमें कुछ दिन बाद मुंह को दिखाया जाता है जो अभी भी कोमा में ही होता है, जिधर ये डॉक्टर लेडी कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, जिधर वो कहने लगती है ऑडियो रिकॉर्डिंग 409 पेशेंट मेल एज 20 to 25 सस्पेक्टेड टू पॉइजन करंटली इन कोमा, body temperature 10 डिग्री सेल्सियस, vitality is normal and pulse is also normal। और ये मेरे लिए भी बहुत ही अनबिलीवेबल है। कहने लगती है ब्लड सेपरेशन टेस्ट कंप्लीट हो चुका है
और रिजल्ट का वेट में कर रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़की कुछ देख के कहने लगती है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी कुछ ब्लड टेस्ट को देखते हुए कुछ कहने लगती है और इस तरीके से अपने रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी उस समय हमारा हीरो होश में आ जाता है और अपनी आंखों को खोल लेता है और ये सारा कुछ देख के ये लड़की कहने लगती है, तुम तो फाइनली अपने कोमा से बाहर आ चुके हो। दूसरी तरफ हमारा हीरो चारों तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है इधर क्या है, और अपने चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लग जाता है। मगर ये लड़की कहने लगती है, तुम इस तरीके से हिलडुल नहीं सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि फिलहाल तुम थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम अभी कोमा से उठे हो। मगर वो डॉक्टर लेडी को कहने लगता है, मगर तुम कौन हो? तभी ये डॉक्टर लेडी सिगरेट को जलाते हुए कहने लगती है, मैं तो सिर्फ एक अनलाइसेंस ब्लैक मार्केट डॉक्टर हूँ और कुछ रीजन की वजह से मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, मगर तुम मुझे डॉक्टर जाओ कह के बुला सकते हो। तभी डॉक्टर जाओ मुंह के पास आते हुए कहने लगती है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा हालत आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। तभी मुँह अपने मन में सोचने लगता है, इससे मतलब क्या है। तभी डॉक्टर जाओ मुंह के पास बैठ जाती है और अपने सिगरेट का धुआं मुंह के ऊपर मारते हुए कहने लगती है, मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा सिम्टम नहीं देखा है, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ तुमने बेसमेंट नीचे क्या एक्सपीरियंस किया था और तुम्हारे साथ क्या हुआ था इस समय ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जाओ मुंह को बताने लग जाते हैं, अब तक दुनिया में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगर किसी का बॉडी का टेम्परेचर इससे कम हो जाता है तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता है। उस समय उस इंसान के सारे सेल झड़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो आदमी उधर ही मारा जाएगा और साथ ही साथ उसका हार्ट उधर ही स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से भी वो मारा जाएगा। अगर मैं अच्छी तरीके से तुम्हें कहूँ तो कोई भी इंसान -29 डिग्री सेल्सियस के इस एनवायरनमेंट में जिंदा ही नहीं रह सकता है, जब तक उसका बॉडी का टेम्परेचर 13.7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ नहीं जाता है। और ये कहते हुए डॉक्टर जाओ मुंह का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने लग जाती है और मुंह को कहने लगती है, तुम खुद ही देखो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ये मिरेकल है तुम अभी तक जिंदा हो। तभी मुंह जब अपने बॉडी के टेम्परेचर को देखता है वो बहुत ही हैरानी से सोचने लगता है, क्या 11.5 डिग्री सेल्सियस, मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये सारा कुछ मेरी एबिलिटी की वजह से हुआ है? मगर मेरे पास इतना समय नहीं है इन सारे बातों को सोचने के लिए, मुझे जल्दी से आने वाले समय के लिए तैयारी करनी होगी। और ये सोचते हुए मुंह उस जगह से उठने की कोशिश करता है, मगर अपनी इस वीक बॉडी की वजह से उधर ही गिर जाता है, जिसको देख के डॉक्टर जो कहने लगती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था तुम्हें इस जगह से उठना नहीं है, क्योंकि फिलहाल तुम्हारी बॉडी बहुत ही वीक है। मगर तभी डॉक्टर जाओ मुंह को कहने लगता है, फिलहाल तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है और मैंने मालूम कर लिया है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जाओ मुंह को कहने लगती है, क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है? इस बात को सुन के मुंह बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, इसे कैसे पता चला मेरे एबिलिटी के बारे में। और तब मुंह हंसते हुए डॉक्टर जू को कहने लगता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों मजाक कर रही हो? और इस बात को सुन के डॉक्टर जू मुंह को कहने लगती है, तुम मेरे ऑब्जर्वेशन पावर को हल्के में मत लो, क्योंकि मैं भी बेसमेंट में गई थी और उधर क्या हुआ है मैंने भी देखा है। तभी दिखाया जाता है उस जगह से निकलने के लिए मुंह अपने पावर को यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से ब्लू कलर के खून से उल्टी करने लग जाता है, जिसको देख के डॉक्टर जाओ कहने लगती है, तुम क्या ठीक हो? दूसरी तरफ मुंह अपने मन में सोचने लगता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अपने पावर को क्यों यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या मेरे साथ ही होना था? मगर तभी अचानक से इस कमरे के बाहर हमें लू दालोंग को दिखाई जाता है, जो अपने दोनों लोगों को कहने लगता है, जब हम डॉक्टर जाओ से मिलेंगे तो तुम दोनों अच्छी तरीके से उनके साथ बिहेव करना, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। इस बात को सुन के वो दोनों भी कहने लगते हैं, ठीक है बॉस। तभी हमें दिखाई जाता है लू डालोंग का ये आवाज डॉक्टर जाओ और मुंह भी सुन लेते हैं, और डॉक्टर जाओ लू डालोंग का आवाज सुन के बहुत ही गुस्सा करने लग जाती है और जल्दी से मुंह को कहने लगती है, जल्दी करो, तुम मेरे हाथ को पकड़ लो और इस जगह बैठ जाओ। तभी दिखाया जाता है मुंह डॉक्टर जाओ को कहने लगता है, इधर क्या गलत है और बाहर कौन है? मगर डॉक्टर चाओ मुंह को कुछ भी जवाब नहीं देती है और मुंह को कहती है, तुम जल्दी से इधर सो जाओ, और मुंह के पास आ जाती है और उसके सिर को पकड़ते हुए कहने लगती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें उसे करना होगा,
और तुम जल्दी से अपने आंखों को क्लोज कर लो और इस जगह से हिलना मत। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जाओ अपने इस कमरे के दरवाजे को खोल लेती है। दूसरी तरफ लू डाओलोंग डॉक्टर जाओ को देखते हुए कहने लगता है, इस समय आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। तभी डॉक्टर जाओ कहने लगती है, तुम इधर क्यों आए हो? तभी लू डाओलोंग कहने लगता है, क्या मैं इसके बारे में अंदर जाके बात कर सकता हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है लू डाओलोंग अंदर आ जाता है और तभी डॉक्टर जाओ कहने लगती है, अब बोलो तुम इधर क्यों आए हो? तभी लू डाओलोंग कहने लगता है, मुझे पता चला है 409 रूम नंबर वाला बंदा आपके अंदर ट्रीटमेंट ले रहा है, मुझे उसके साथ कुछ बातें करना था। मगर दूसरी तरफ हूँ लू डाओलोंग का आवाज़ सुनते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ये किसकी आवाज़ है? तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जाओ मुंह के पास आते आके लू डाओलोंग को कहने लगती है, मगर ये बंदा तो पॉइजन की वजह से बहुत ही पहले ही मारा जा चुका है। तभी इस बात को सुन के लू डाओलोंग कहने लगता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। दूसरी तरफ मुंह लू डाओलोंग की इस आवाज़ को पहचान लेता है और अपने मन में कहने लगता है, ये तो लू डाओलोंग का आवाज़ है। अगर आज मैं अपनी एबिलिटी को यूज़ कर पाता तो मैं इसी समय ही इस कमीने को इधर ही मार डालता। मगर तभी अचानक से लू डाओलोंग मुंह के ऊपर कुछ नोटिस कर लेता है, मगर तभी वो कुछ भी नहीं बोलता है। डॉक्टर जाओ को कहने लगता है, डॉक्टर जाओ आप तो इधर बहुत ही हार्डवर्क करती है। और ये कहते हुए ही लू डाओलोंग मुंह के आगे पहुंच जाता है और डॉक्टर जाओ को दोबारा से पूछने लगता है, डॉक्टर जाओ ये बंदा क्या रियली में मर चुका है? मगर मुझे लगता है मैंने इसे पल के चपकाते हुए देखा है। कैसा होगा कि मैं आपकी मदद करूं इसे जानने में कि ये जिंदा है या मर गया है? और इस बात को सुन के डॉक्टर जाओ थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने तुम्हें क्या कहा? ये बंदा ऑलरेडी मर चुका है। मगर तभी लू डाओलोंग अपने नाइफ को निकालते हुए एक क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहने लगता है, तब क्या होगा अगर ये बंदा झूठी मौत का दिखावा कर रहा है? और ये कहते हुए मुंह को मारने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इस बार डॉक्टर जाओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लू डाओलोंग के ऊपर कान के नीचे एक थप्पड़ लगा देती है और गुस्से से लू डाओलोंग को कहने लगती है, तुम क्या मेरी एबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हो? और डॉक्टर को ऐसा करते हुए देख के ये दोनों बंदे बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं और डॉक्टर को भला बुरा करने लग जाते हैं। मगर तभी लू डाओलोंग इन दोनों को रोकने को कहता है और डॉक्टर जाओ से माफी मांगने लग जाता है। और तभी लू डाओलोंग अपने लाइटर की मदद से डॉक्टर जाओ के सिगरेट को जलाने लग जाता है और उन्हें कहने लगता है, तुमने तो हमारे बहुत सारे लोगों को बचाया है, इसलिए हम कैसे तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर डाउट कर सकते हैं? मगर एक क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहने लगता है, आज जो इधर हुआ है वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मगर तुम्हें भी ये याद रखना चाहिए, तुम्हें और तुम्हारे इस टूटे फूटे क्लिनिक का कौन ख्याल रख रहा है, और इसलिए इस मामले पे तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए और इस बात के बारे में तुम थोड़ा सोचना। और ये कह के उस जगह से चला जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर जाओ मुंह को कहने लगती है, तुम उधर से उठ जाओ। वो इधर से चला गया है और जब मुंह उस जगह से उठ जाता है तभी डॉक्टर जाओ मुंह को कहने लगती है, अब तो तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए बहुत ही सवाल होगा। तभी मुंह अपने मन में सोचने लगता है, बिल्कुल लास्ट वीक तो लू डाओलोंग के पास मुझे मारने का रीजन भी था, मगर फिलहाल वो क्यों मुझे इधर मारना चाहता है, और साथ ही साथ ये लड़की मुझे इधर क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है। मगर तभी मुंह अपने सारे ख्यालों से बाहर आते हुए डॉक्टर चाओ को पूछने लगता है, मेरे कपड़े किधर है? और इस बात पे हैरान होते हुए डॉक्टर चाओ कहने लगती है, यही क्या तुम्हारा पहला क्वेश्चन है? तभी हमें नेक्स्ट सीन में लू डाओलोंग और उसके लोगों को दिखाया जाता है, जिधर लू डाओलोंग अपने लोगों को पूछने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है ये सारे चीजें क्या पहले की जैसे होगी? और इस बात को सुन के वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। मगर लू डाओलोंग कहने लगता है, हर 20 मिनट के इंटरवल में गवर्नमेंट ये सारा मैसेज लोगों को भेज रही है, साथ ही साथ अभी तो नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। और अपने लॉकेट को निकालते हुए कहने लगता है, शायद ये सारे अजीबोगरीब चीजें भगवान की तरफ से इंसानियत को एक सजा। तभी हमें उधर ओलजाओ को दिखाया जाता है, जिनको इधर बांध के रखा गया है, जो लू डाओलोंग के इन सारे बातों को सुन के कहने लगता है, अगर ऐसा ही है तो भगवान ने तुम्हारे जैसे एक पापी को क्यों सजा नहीं दिया है। तभी दिखाया जाता है लू डाओलोंग ओलजाओ के पास आते हुए कहने लगता है, मैं तो सिर्फ इस अपार्टमेंट बिल्डिंग का एक मैनेजर हूँ, और तुम्हें क्या नहीं लगता है इधर मैंने जो रूल और रेगुलेशन बनाया है वो सारे लोगों के लिए अच्छा है?
मगर इन सारे बातों को सुन के ओल्ड जाओ और भी गुस्सा करने लग जाते हैं और गुस्से से कहने लगते हैं, तुमने तो सारे लोगों को मजबूर किया है बाहर जाके जरूरी सामान को लाके तुम्हें देने के लिए। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो तुम और तुम्हारे लोग उस बंदे के रूम के हीटर को बंद कर देते हो। तभी लू डाओलोंग ओल्ड जाओ के पास पहुंच के ओल्ड जाओ को कहने लगता है, ये क्या सबके लिए अच्छा नहीं है? मैं उन लोगों को हीटिंग प्रोवाइड करता हूँ, उसके बदले वो लोग मुझे कुछ चीज देते हैं। लू डाओलोंग की इन सारी बातों को सुन के ओल्ड जाओ और भी गुस्सा करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम तो इंसान कहने के लायक भी नहीं हो, तुम तो एक वैम्पायर हो जो लोगों का खून चूसता रहता है। तभी लू डाओलोंग उधर से जाते हुए कहने लगता है, 409 नंबर वाला कमरे का बंदा ऑलरेडी मर चुका है, नहीं तो मेरे पास और एक बंदा होता जो मेरे इन सारे ऑर्डर का फायदा उठा पाता। दूसरी तरफ ओल्ड जाओ इस बात को सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं, क्या मिस्टर मू मारे जा चुके हैं? दूसरी तरफ हमें डॉक्टर जाओ के क्लिनिक को दिखाया जाता है, जिधर डॉक्टर जाओ मुंह को कहने लगते हैं, तुमने क्या कपड़े पहन लिए हैं? अगर नहीं, जब तुम कपड़े पहन लो तुम इधर आ जाना। दूसरी तरफ मुंह कहने लगता है, ठीक है, मुझे और थोड़ा समय लगेगा। अगर मुंह अपने मन में सोचने लगता है, आज मुझे कपड़े पहनने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है मुंह कपड़े पहन के डॉक्टर जाओ के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, आप मुझे क्या कहना चाहती है? तभी डॉक्टर जाओ मुंह को पूछने लगती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने समय से कोमा में हो? तभी मुंह कहने लगता है, शायद मैं 5-6 घंटे से कोमा में हूँ। मगर डॉक्टर जाओ कहने लगती है, तुम गलत हो, तुम कुल 6 दिनों से कोमा में हो। और इस बात को सुन के मुंह बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी डॉक्टर जाओ कहने लगती है, तुम क्या जानते हो इस 6 दिनों में ये जगह बहुत ही बदल चुकी है और इधर बहुत कुछ हो चुका है। तुम्हें क्या मालूम है, लू डाओलोंग ने इस बिल्डिंग के हीटिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल जमा लिया है और लोगों को सामानों के बदले अपने हीटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए मजबूर कर रहा है। और अगर कोई लोग उसे कुछ भी सामान नहीं देता है तब लू डाओलोंग उन लोगों के हीटिंग सिस्टम को काट देता है। और इन सारे चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग इतने खतरनाक मौसम में भी बाहर जा रहे हैं चीजों को लाने के लिए। मुझे लगता है इस समय बाहर जाके वो लोग सिर्फ खुदकुशी ही कर रहे हैं। लू डाओलोंग के इन सारे कारनामे को सुन के मुंह बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है और अपनी पहली बातों को याद करने लग जाता है और गुस्से से सोचने लगता है, लू डाओलोंग तू जिस जगह में भी रहेगा तुझ जैसा एक कमीना ही रहेगा। और तभी मुंह डॉक्टर जाओ को कहने लगता है, डॉक्टर जाओ आपके पास क्या कोई तरीका है मेरे बॉडी को रिकवर करने का? और इस बात को सुन के डॉक्टर जाओ हंसने लगती है और कहने लगती है, हाँ मेरे पास है, मगर उस तरीके को जानने के लिए तुम्हें मेरा एक कंडीशन पूरा करना होगा। और क्या तुम उस कंडीशन को पूरा करने के लिए तैयार हो? अभी मुंह कहने लगता है, अगर मैं उस कंडीशन को कर पाता हूँ तो मैं जरूर उसे करने की कोशिश करूंगा, मगर क्या आप मुझे आपका कंडीशन बता सकती है? मुंह को सहलाते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हें मेरी रिसर्च सब्जेक्ट के रूप में चाहती हूँ, तुम मुझे अलाउ करो तुम्हारे ऊपर स्टडी करने के लिए और तुम चिंता मत करो, इस रिसर्च से तुम्हारी जिंदगी पर कोई खतरा नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। तभी मुझ कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हारे इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी डॉक्टर जाओ एक टेस्ट ट्यूब को निकालते हुए मुंह को कहने लगती है, तुम्हारे बॉडी के ब्लड में एक स्पेशल सब्सटेंस इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से पता नहीं लगा पाई हूँ, मगर वो चीज तुम्हारे बॉडी में थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और बाद में उस थर्मल रेडिएशन को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये फिनोमिना सिर्फ तब होता है जब तुम्हारा हालत बहुत ही खराब होता है और इन सारे चीजों को एब्जॉर्ब करने से पहले तुम्हारा बॉडी बहुत ही ठंडा होता है। अगर फिलहाल मैं सिंपली कहूँ तो तुम्हें बहुत एनर्जी की जरूरत है और जो तुम ये कमजोरी महसूस कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हारी भूख की वजह से ही हुआ है। इस बात को सुन के मुंह कहने लगता है, इसका मतलब तुम सिर्फ मुझे अब खाना खाने की जरूरत है। तभी डॉक्टर जाओ मुंह को कहने लगती है, हाँ तुमने सही कहा, मगर तुम्हें बहुत सारा खाना खाने की जरूरत है, मगर मेरे पास फिलहाल इतना खाना नहीं है। मगर मुंह एक स्माइल करते हुए कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुंह उस क्लिनिक से बाहर आ चुका होता है और लू डाओलोंग के लोगों से बचते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है मुंह अपने कमरे का दरवाजा खोलने लग जाता है, मगर कोई मुंह को ऐसा करते हुए देख लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है मुंह अपने कमरे को खोलते हुए अपने कमरे के अंदर चला आता है। इधर चारों तरफ बर्फ जम चुका होता है।
मुंह ने जो सारा सामान आया होता है वो भी बर्फ में जम चुका होता है। तभी मुंह अपने मन में सोचने लगता है शायद लू दाओलोंग ने मेरे रूम का हीटर का कनेक्शन काट दिया होगा, जिसकी वजह से ये मेरा रूम तो एक आइस हाउस की तरह हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है मुंह आधा कैलोरी सामानों को ढूंढने लग जाता है। इधर मुंह को बहुत सारे चॉकलेट मिलते हैं और इस चॉकलेट को देख के मुंह को अपने गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और थोड़ा बहुत गुस्सा करने लग जाता है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है मुंह एक चॉकलेट को खाने लग जाता है, मगर वो महसूस करता है कि उसका इतने एनर्जी से कुछ भी नहीं होगा और ये सोचते हुए वो फुक्करों की तरह बहुत ही तेजी से सारा चॉकलेट खाने लग जाता है। तभी मुंह अपने मन में सोचने लगता है मेरे बॉडी के अंदर ये क्या चीज है जो हीट के लिए अट्रैक्ट हो रहा है, क्या मैं अभी इधर फट जाऊंगा। और ये सोचते हुए खाने लग जाता है, मगर वो दोबारा से सोचने लगता है तो मैं इधर अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी खो रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है उधर लू डाओलोंग के ये दोनों चमचे आ जाते हैं और कहने लगते हैं इस दरबार इस कमरे को किसने खोला है। तभी ये दो कमरे के अंदर चले आते हैं। तभी ये बंदा कहने लगता है हमारे बॉस तो इस कमरे के ओनर के उंगली को काट के इस रूम को खोलने वाले ही थे, मगर आज तो ये कमरा खुद ब खुद खुल गया है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है इस जगह में तो बहुत सारा सप्लाई है। तभी दूसरी तरफ इन दोनों का बातें सुन के एक इविल सा स्माइल करने लग जाता है और तभी दिखाया जाता है ये दोनों बंदे मुंह को उधर देख लेते हैं और कहने लगते हैं कमीने तू कौन है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है तेरी कैसे हिम्मत हुई इस दरवाजे को खोल के इस कमरे के अंदर आने की, और तू इधर कौन है उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर क्या तुझे इतना भी पता नहीं है इस कमरे का सारा सामान हमारा है। और इन सारे बातों को सुन के मुंह इनकी तरफ देखते हुए हंसने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है अपनी एबिलिटी एक्टिव करने की वजह से मुंह का पावर थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी मुंह इन लोगों को मारने के लिए इन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ डॉक्टर जू को बेसमेंट में दिखाया जाता है, जिधर वो मुंह के साथ इधर क्या हुआ है उसको जानने के लिए आई होती है। और इस तरीके से चारों तरफ देखते हुए उन्हें एक अजीब सा चीज मिलता है, जिसको देख के ये बहुत ही खुश हो जाती है और इस चीज के ऊपर इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है। तभी इस तरीके से चारों तरफ देखते हुए वो उस जगह के सीसीटीवी कैमरा को देख लेती है। इसके बाद वो सोचने लगती है शायद इस जगह में क्या हुआ था उसको जानने के लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड रूम में जाना हो, जिसके बाद ही मैं अच्छी तरीके से पता लगा पाऊंगी कि मुंह के साथ इधर क्या हुआ था। मगर इसी समय लू डाओलोंग माइक के जरिए बिल्डिंग के सारे लोगों को कहने लगता है आप सारे लोगों को आज से ही और इस समय से ही मुझे और भी ज्यादा सप्लाई को देना होगा, नहीं तो मैं आप सारे लोगों के कमरे के हीटिंग सिस्टम को बंद कर दूंगा। और इन सारी बातों को सुन के बिल्डिंग के बहुत सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी ये ओलमैन कहने लगता है ये क्या कोई प्रैंक है ओल जो तुम्हें क्या लगता है। तभी ये दूसरा बंदा कहने लगता है मुझे पता नहीं है ये सारा कुछ क्या चल रहा है इधर। तभी लू डाओलोंग कहने लगता है मेरे बातों को आप लोगों को समझाने के लिए फिलहाल मैं सारे लोगों के हीटिंग सिस्टम को बंद करने जा रहा हूँ, जिसके जरिए मैं अपने खुद के रिसोर्सेज को बचाऊंगा। तभी हमें मुंह को दिखाया जाता है जो लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। उसे एक अजीब सा आवाज अपने दिमाग में सुनाई देता है जो उसे कहने लगता है लू डाओलोंग को मार डालो। तभी मुंह अपने मन में सोचने लगता है हाँ मैं लू डाओलोंग को मार ही डालूंगा। मगर हमें तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुंह अपने इस हालत में ही इस बंदे को गले से पकड़ के उठा लेता है और मुंह की एनर्जी की वजह से ये बंदे का हालत भी बहुत ही बुरा हो जाता है। मगर मुंह इस बंदे की जगह लू डाओलोंग को ही देखता है, जैसे कि वो लू डाओलोंग को पकड़ के मारने ही वाला होता है। और लू डाओलोंग को देखने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और अपनी पावर की मदद से इस बंदे को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से ये बंदा दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। इस बंदे को ऐसे गिरते हुए देख के बहुत सारे लोग इसके पास चले आते हैं, मगर इसे देख के बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बंदे का हड्डियां ही बचा होता है। तभी ऊपर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो इन सारे चीजों को देख के बहुत ही घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या कोई एलियन है और इसके चारों तरफ जो ये रेड फॉग है ये क्या चीज है। मेरे पास तो इस चीज से जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे मेरा सारा दम लगाना होगा। और ये कहते हुए एक गोल्फ स्टिक की मदद से मुंह के ऊपर अटैक करने लगता है।
मगर दूसरी तरफ मू इन सारे चीजों को देख के हंसने लग जाता है और उसे लू डाओलोंग का भी याद आने लगता है। मगर तभी मू इस बंदे के अटैक से अपनी स्पीड की मदद से बहुत ही आसानी से बच जाता है और मू के स्पीड को देख के ये बंदा बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है ये तो बहुत ही तेज है। और जब तरफ देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि मू उसे चिढ़ाते हुए अपनी तरफ अटैक करने के लिए बुला रहा होता है। तभी ये बंदा मू के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है मगर इस बार भी मू बच जाता है अपनी तेजी की मदद से। और इस तरीके से ये बंदा बहुत ही बार मुंह के ऊपर अटैक करता है मगर स्पीड की वजह से इस बंदे के अटैक से आसानी से बच जाता है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है मुंह सीरियस हो जाता है और बहुत ही तेजी से इस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और सिर्फ अपनी हाथ की मदद से इस बंदे को दो टुकड़ों में अलग कर देता है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है इस कमरे के बाहर एक लड़की आ जाती है। जब मुंह पलट के देखता है वो देखता है कि उधर उसकी गर्लफ्रेंड आई होती है जो मुंह को उधर ही शूट कर देती है, जिसको देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है। मगर असलियत में ये लड़की और कोई नहीं डॉक्टर जू होती है जो मुंह को इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख के मुंह को इधर बेहोश करने के लिए आई होती है। तभी डॉक्टर जू कहने लगती है तुम परेशान मत हो, ये सिर्फ एक इंसुलिन है जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से तुम अपने कंट्रोल में आ जाओगे। मगर तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जू इस कमरे के चारों तरफ के सामानों को देख के बहुत ही हैरान हो जाती है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड इन होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।